हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 07 की यूनिट नंबर 4 डेमोक्रेटाइजेशन एंड चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम कोशिश करेंगे कि आज हम जो ये आपकी यूनिट है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको प्लस कंसेप्ट को क्लियर करें बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, चलिए। सोशल रिफॉर्म्स एंड इनइक्वालिटीज़ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि मतलब जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर उस टाइम पे क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स हुए और क्या क्या इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोशल रिफॉर्म से। फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ सती, यानी कि देखो पहले के टाइम अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म के अंदर सती प्रथा होती थी। सती प्रथा क्या होती थी? जिसके भी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो जो विमेन होती थी ना, उसको उसके हस्बैंड की बॉडी के साथ ही जला दिया जाता था। अब ये कोई बहुत आसान चीज़ तो है नहीं भाई, चलो वो हस्बैंड तो मर गया है इसलिए उसको जला रहे हैं, बट एक उसकी वाइफ जो कि बेसिकली विडो हो चुकी है उसको एकदम जिंदा ही जला दिया करते थे हस्बैंड के साथ। और यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी तो जो की जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में एफर्ट्स लगाए और ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के साथ इसको ख़त्म किया, अबोलिशन ऑफ सती का, यानी कि जो प्रैक्टिस थी इसको बंद करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है बैन ऑन चाइल्ड मैरिज। Social reformers worked to reduce the practice of child marriage. The British government later passed laws to set minimum marriage ages. देखो पहले के टाइम पे ना दो तरीके से मतलब ये जो चाइल्ड मैरिज वाला सीन है ये होता था। एक तो है कि चलो लड़का भी छोटा है 15 16 17 साल का, लड़की भी छोटी है 15 16 17 साल के आसपास की है, 14 15 साल की। बट इससे भी खराब चीज़ क्या होती थी कि कहीं जगह तो मतलब ऐसा भी होता था कि जो मेल है, राइट, बेसिकली जो मेल है वो होते थे आपके 30 साल और 40 साल और 35 ईयर्स के, है ना, ऐसे ऐसे होते थे, 35 साल के होते थे। और जो लड़की होती थी 12 साल 13 साल 15 साल, वो ऐसे होती थी, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए और उन्होंने जो प्रैक्टिस थी चाइल्ड मैरिज की इसको कम किया। कैसे? ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के साथ। कैसे? ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? लॉ पास किया था और एक मिनिमम एज सेट कर दी गई थी कि इस एज से पहले कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विमेन्स एजुकेशन। देखो उस टाइम पे यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे नॉर्मल लोगों को भी एजुकेशन नहीं मिल रही थी। ठीक है, जो अपर क्लास के लोग थे, जो प्रिविलेज थे, या फिर जो जो ब्रिटिशर्स के पूरे टाइम में से झूठी तारीफें वगैरह करके उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, तलवे चाटते रहते थे, अगर हम उनको हटा दें, जो तलवे चाटने वाले थे अगर हम उनको हटा दें तो फिर उसके अलावा बहुत ही कम लोग थे जिनको एजुकेशन का एक्सेस था, मतलब जिनके पास, राइट। तो विमेंस की एजुकेशन तो उस टाइम पे भूल ही जाओ। बट उस टाइम पे जो महाराष्ट्र के आपके ज्योतिराव फूले थे और जो इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फूले, इन्होंने स्पेशली गर्ल्स के लिए स्कूल खोला जिससे कि जो गर्ल्स हैं उनको भी पढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कास्ट रिफॉर्म्स, यानी कि देखो हिंदुइज्म के अंदर हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, वर्ण सिस्टम क्या होता है? देखो जिसको नहीं पता, बेसिकली एक सोशल हायरार्की होती है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्रास। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दलित और अनटचेबल्स की। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण्स होते हैं, राइट, दे आर द प्रीस्ट, है ना, तो वो प्रीस्ट होते हैं। एंड दे आर स्कॉलर्स, वो स्कॉलर्स भी होते हैं। जो क्षत्रियास होते हैं दे आर द वॉरियर्स एंड रूलर्स, किंग्स, है ना। जो वैश्यास होते हैं वो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स होते हैं। और अब बचे शूद्रास जो कि सर्विंग क्लास है। बट अगर हम सबको हटाएं और बात करें दलित की, जिसको अनटचेबल भी कहा जाता था और महात्मा गांधी ने इनको हरिजन का नाम भी दिया था, तो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, सिर्फ उस हायरार्की की वजह से, जिसको लेके फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि खुद एक मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि एक दलित कास्ट थी, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई और चैलेंज किया कास्ट सिस्टम को, यानी कि वर्ण सिस्टम को। ठीक है, अगला है विडो रिमैरिज।
अब देखो सती प्रथा तो खत्म हो गई थी, बट अब विडोज की जो लाइफ थी ना वो इजी नहीं थी। भाई हस्बैंड की तो डेथ हो गई, अब वो जो लड़की है 12 साल 14 साल 15 साल की, वो पूरी जिंदगी क्या करेगी। देखो उस टाइम पे ना विडोज के लिए आसान नहीं था। अगर आपने कुछ पुरानी बुक्स पढ़ी होंगी तो पता होगा, नहीं तो मैं बताती हूँ। उस टाइम पे जो लड़की जो होती थी ना, जो वैसे विधवा हो जाती थी, वो सिर्फ वाइट कपड़े पहनती थी, वो सिर्फ एक कमरे में या कुटिया में रहती थी, और वो बहुत ही सिर्फ खिचड़ी खाना, किसी से बात नहीं करना, किसी फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बनना, कहीं सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना, हंसना नहीं है, टीवी तो नहीं खैर उस टाइम पे होगा, है ना। मतलब बिल्कुल ही जो एकदम बेकार ही, मतलब कैदी से भी बुरी जिंदगी उस टाइम पे जो विडोज थी वो जीती थी। तो अब 14 साल की लड़की पूरी जिंदगी तो ऐसे जी नहीं सकती, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक विडो रिमैरिज का कंसेप्ट आया। कौन लेकर आया? हमारे रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विडो रिमैरिज के लिए आवाज उठाई, और इसीलिए 1856 में आया आपका द विडो रिमैरिज एक्ट, जिसमें जो विडोज थी वो उनके पास राइट आ गया, उनको अलाउ कर दिया गया कि अब वो रिमैरी कर सकती हैं, वो दूसरी शादी कर सकती है। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे सोशल रिफॉर्म्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज। फर्स्ट है कास्ट सिस्टम। अगेन कास्ट सिस्टम अभी हम पढ़ के आए हैं, और हमने उसमें ये देखा कि वर्ण सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास की, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दलित्स की, अनटचेबल्स की, तो क्योंकि एक लोअर कास्ट है, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ, मतलब इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। ठीक है, अब कैसे किया जाता था? जैसे कि देखो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, वेरीफाइड बुक्स हैं वो, उसमें यही लिखा हुआ है कि इनको अलाउ नहीं था कि ये ब्राइट कलर के कपड़े पहने, या फिर किसी गैदरिंग का हिस्सा बने, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, या फिर अपने कोई इनके जो पर्सनल इवेंट्स होते थे कि उसको भी पब्लिकली ऐसे ना सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, घर घर में सेलिब्रेट करते थे, मंदिर नहीं जा सकते, पानी नहीं ले सकते सेम कुएं से। इसके अलावा मतलब कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पे इतना खराब सिस्टम था कि जो दलित्स थे ना, उनको अपनी कमर से कपड़े से एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे कि वो चप्पल तो वैसे ही नहीं पहनते थे, है ना, जिससे कि अगर वो चलेंगे तो पीछे से झाड़ू लगते हुए चलेगी। तो ऐसा कुछ जगहों पे ये भी हुआ है, इसीलिए इतना डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन हम इस शब्द जो है इनके लिए यूज़ करते हैं। तो पहली तो इनइक्वालिटी हमें दिख गई कास्ट सिस्टम के अंदर। सेकेंड है जेंडर इनइक्वालिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आपने मास्टर्स को ऑप्ट किया है तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस लो। मैं यहाँ उन बच्चों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जिन्होंने बिल्कुल टाइम पास के लिए ही, मतलब ऐसे एमए कर लेते हैं, चलो वो ले लिया, वो तो आपकी मर्जी है, बट जिन्होंने किसी ना किसी पर्पज़ से लिया है कि आगे जाके आप यूजीसी नेट देने वाले हो, या फिर आप कोई सेट देने वाले हो, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी, तो फिर आप जो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से समझो और सोसाइटी में देखो चीज़ें कैसे होती हैं। अब यही वापस आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर। अगर मैं बोलूँ जेंडर इनइक्वालिटी, तो सबसे पहले हम सबके दिमाग में आएगा कि विमेंस को इक्वल राइट्स और ट्रीटमेंट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। सामने भी विमेन ही पहला वर्ड लिखा हुआ है। और अगर मैं आप सबसे बोलूँ कि कमेंट करना जेंडर इनइक्वालिटी से हम क्या समझते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है विमेंस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात होगी, बट मेरा मानना है कि उसको तो हम ऑलरेडी जो विमेंस को लेके जो इनइक्वालिटीज़ होती है उसमें पढ़ लेते हैं ना। तो जेंडर इनइक्वालिटी में हमें दोनों जेंडर की बात करनी चाहिए, या फिर तीनों जेंडर की बात करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक मेरा पर्सनल पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या है आप मुझे बताना कमेंट में, कि इंडिया के अंदर गर्ल्स को लेके, देखो विमेंस को लेके ना काफ़ी सारे लॉज बने हुए हैं। अब मैं वो बात नहीं कर रही कि भाई विमेंस के साथ ब्रुटैलिटी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी हो रही है, बहुत हमें ख़राब ख़राब चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइट। तो वो लॉज कहाँ काम कर रहे हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, बट 2025 जब से शुरू हुआ है, नो डाउट उससे पहले भी होते हैं, बट जब से 2025 शुरू हुआ है, मतलब मेंस के खिलाफ जो क्राइम है वो कितना ब्रूटल होता जा रहा है, वो मतलब कैसी नई नई चीज़ें सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या मेंस को लेके कोई राइट्स, कोई स्पेशल लॉ, कुछ कानून, कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी में तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे ना। ऐसे थोड़ी वेमेंस को हम सबसे ऊपर उठा देंगे या मेंस को सबसे ऊपर कर देंगे, नहीं। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो वेमेंस के लिए राइट्स हैं तो फिर मेंस के लिए भी होने चाहिए, और फिर सिर्फ वो लिखे हुए नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर काम भी होना चाहिए, है, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी में हम यही पढ़ते हैं दैट विमेन डू नॉट हैव देयर बेसिक राइट्स। बट अब ये बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे ये जो अभी हमने सारा बात की है ना, जो सारा डिस्कशन किया है, वो कब के लिए, वो मैं अभी के लिए बता रही हूँ, अभी जैसे सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं,
कॉलोनियल पीरियड के बारे में, तो वहाँ पे हम विमेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो विमेंस थी, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्कूल जाना मतलब नहीं था उनका और बचपन में शादी करा दी जाती थी, तो फिर यहाँ पे बात हो रही है कि भाई उनको भी बेसिक राइट्स मिलने चाहिए थे, एजुकेशन राइट मिलना चाहिए था, प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए थी, साथ ही साथ उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए थी टू मेक देयर लाइफ चॉइसेस, ठीक है, जिससे कि वो अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद से कर सकें, लाइफ के मतलब डिसीजंस खुद से ले सकें। थर्ड यहाँ पे है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हम सब जानते हैं कि सत्याग्रह क्यों हुए थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था, हेविली एक्सप्लॉइट करके रखा था। अब भले ही वो इंडिगो की खेती करना हो या फिर जो मील वर्कर्स हैं उनको अनफेयर कंडीशंस, वेजेस मिलना, और या फिर जो आपके पीजेंट्स हैं और फार्मर्स हैं उनके साथ रेवेन्यू वाला जो चीज़ें थी, ठीक है। अगला है लैंड ओनरशिप। The British introduced system like the जमींदारी system which favored landlords and exploited peasants। देखो लैंड ओनरशिप का कुछ ऐसा था कि जो स्मॉल फार्मर्स और पीजेंट्स थे ना, वो किसी की गिनती में नहीं आते थे। इवन उस टाइम पे एक टाइम ऐसा भी था जब कांग्रेस ने भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, जस्ट बिकॉज उनको जो अपर क्लास या हाई क्लास के लोग थे उनका सपोर्ट था, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ते हैं, खैर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम, जिसमें वो फेवर करते थे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको, और वही जो लैंडलॉर्ड्स होते थे फिर वो एक्सप्लॉइट करते थे पुअर फार्मर्स को और पीजेंट्स को। नेक्स्ट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हम सब जानते हैं कि इंडियंस को कितने ख़राब तरीके से ट्रीट किया था ब्रिटिशर्स ने। हमारे पास हायर जॉब्स का एक्सेस नहीं था, एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, हमारे पास राइट्स भी नहीं थे जितने कि ब्रिटिश सिटीजन्स के पास थे, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड एजुकेशन, यानी कि बहुत ही ऐसे कम लोग थे जो कि जिनके पास एक्सेस था एजुकेशन का, और वो कौन थे, जो कि अपर क्लास के लोग थे, ठीक है। बाकी आपके विमेंस हो गई, उनको हटाओ, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, दलित्स को नहीं मिलेगी, लोअर कास्ट क्लास वालों को इनको नहीं मिलेगी, है ना। तो बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास एजुकेशन का एक्सेस था, ये इनइक्वालिटीज़ थी। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अब हम क्योंकि आज़ाद हो गए हैं तो अब आइडिया निकल के आता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो मट्टी पलित इंडिया की करके गए हैं अंग्रेज, अब उसको ठीक किया जाए, ठीक है। सो आफ्टर इंडिया gained independence in 1947, the idea of social transformation became a central theme in various social movements aimed at creating a more equal and just society। यानी कि क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे तो तब एक आइडिया निकल के आता है, द आइडिया ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अब सेंट्रल थीम ये थी, जो भी इंडिया में सिनेरियो चल रहा था, कि अब लोग ना मूवमेंट कर रहे थे। क्यों मूवमेंट्स कर रहे थे? क्योंकि लोगों को चाहिए थी इक्वल और जस्ट सोसाइटी, जहाँ पे मेंस और विमेंस इक्वल हो, जहाँ पे जो दलित्स हैं उनको भी नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जीने को मिले, जो फार्मर्स हैं या फिर जो पीजेंट्स हैं या फिर जो लेबर्स हैं उनके पास भी अधिकार हो। तो इक्वालिटी और जस्टिस की अब डिमांड होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि सोशल मूवमेंट्स किए जा रहे थे, किसके लिए? कि कास्ट सिस्टम जैसी सोशल हायरार्की जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है दलित को, उसको हटाया जाए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया जाए, और एम था इन सोशल मूवमेंट का कि हर किसी को इक्वल राइट्स मिले रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, यानी कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने मूवमेंट शुरू करे। किसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट शुरू करे? जो सोशल हायरार्कीज थी उनके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट शुरू करे और डिमांड करी कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जाए। और आप सब जानते भी हैं कि बाद में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं आगे जाके अपनी लाइफ में उन्होंने बुद्धिज़्म में वो कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि बुद्धिज़्म में उनको कोई सोशल हायरार्की देखने को नहीं मिली, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे नहीं था, ठीक है। ये मूवमेंट थे। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है लैंड रिफॉर्म्स एंड फार्मर्स मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे बोला गया कि अब जब हम आज़ाद हो गए हैं तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि जो लैंड है उनको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इक्वली तरीके से, स्पेशली जो पुअर फार्मर्स हैं उनको नज़रों में रखा जाए। और अकॉर्डिंग टू गांधी जी भी उस टाइम पे यही था कि अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो ना तो वहाँ पे हमेशा पुअर के इंटरेस्ट की बात करो, है ना, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं बोल सकते तो आप उनके इंटरेस्ट की बात करो, ठीक है। नेक्स्ट है विमेंस राइट्स मूवमेंट, यानी कि विमेंस के राइट्स को लेके भी मूवमेंट हुए थे कि भाई विमेंस को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, मैरिजेस में इनके पास इक्वल राइट हो, प्रॉपर्टी ओनरशिप हो, साथ ही साथ वर्क प्लेस पे भी इनके पास राइट्स और अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीज़ें हो, भाई जो चीज़ें मेन को प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है लेबर राइट्स मूवमेंट। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स लेबर्स काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज़ के अंदर लेबर काम कर रहे थे, उन सब ने फिर मूवमेंट शुरू कर दिया कि भाई हमें भी अब बेटर वेजेस चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए और हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट्स हो रहे थे। बेसिकली आज के टाइम पे आप तो चीज़ें देख रहे हो ना, तो अगर देख रहे हो कोई किसी के लिए कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है, कोई प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, या फिर SC ST के लिए कोई रिजर्वेशन है, OBC के लिए रिजर्वेशन है, तो वो उस टाइम पे जो मूवमेंट्स हुए थे ना, वो उन्हीं सबके देन है। अगर वो मूवमेंट्स नहीं होते ना और वो डिमांड नहीं होती तो शायद आज के टाइम पे हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। यानी कि अब लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई डेवलपमेंट करो, बहुत ज़रूरी है देश को आगे ले जाना, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो जो कि फॉरेस्ट, रिवर्स और रूरल लिवलीहुड्स को हार्म ना पहुंचाए। अब यहाँ पे मेन कंसर्न देखो क्या है, हमने हमेशा देखा है जब भी कहीं डैम बनना होता है ना, तो वहाँ पे पहले कलेश ज़रूर होता है। और वो क्यों होता है, ज़रूरी भी है। देखो डैम बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, बट वहाँ की वाइल्ड लाइफ का क्या, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या, उनके कामकाज का, उनके ज़मीन का, उनकी खेती बाड़ी का, इन सब चीज़ों का क्या। फिर वहाँ से आप उनको डिस्प्लेस कर दोगे, फिर वो लोग कहाँ पे जाके रहेंगे, क्या चीज़ें सेटअप करेंगे, कैसे खाना खाएंगे, और दुनिया भर की चीज़ें, है ना। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट का हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, चिपको मूवमेंट। और चिपको मूवमेंट को लेकर स्पेशली एक डेडिकेटेड यूनिट भी है, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स। देखो जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं कि मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो ट्राइबल्स होते हैं ना, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि आपके जैसे नॉर्थ ईस्ट से हैं, है ना, जिनका मतलब देखो कल्चर इंडिया में सबका रिच है, बट वहाँ पर क्या है, जो ट्राइबल्स होते हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो भाई बहन सब रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ के, तो वहाँ पे क्या है, वो लोग अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी लैंग्वेज को, हर एक चीज़ को ना वर्शिप करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम अपने भगवान को मान रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी, है ना, और द वे दे लिव, और तो सारी चीज़ें, मतलब लैंग्वेज से लेके कपड़े से लेके खाने तक हर एक चीज़ को वो लोग वर्शिप करते हैं, है ना। तो मूवमेंट्स हो रहे थे क्योंकि वो प्रिजर्व करना चाहते थे अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपनी रीजनल आइडेंटिटी को। ठीक है, और एट्थ है ट्राइबल मूवमेंट्स, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि झारखंड मूवमेंट में हमने देखा था, वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि उन्होंने अपने लैंड को, अपने कल्चर को और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मूवमेंट्स हैं वो किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड रियलिटी। क्या होता है HDI? सो द HDI इज अ वे टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल वेल-बीइंग, फोकसिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. In India, social movements have played an important role in improving these aspects of people's life. यानी कि HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये देखो इसको एग्जांपल से समझोगे। कंट्री A है, कंट्री B है। कंट्री A के अंदर अगर हम देखो, बेसिकली जो HDI है ना, इसमें आप 3 चीज़ों को लेते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम। अब जो कंट्री A है, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि वहाँ पे लोग 40 साल से ऊपर जी ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है, वो देश आगे नहीं बढ़ा है, वो देश अभी पीछे रह गया है। वहीं पे कंट्री B है जहाँ पे लोग आराम से 70, 80, 90 साल तक जी रहे हैं, यानी कि वहाँ पे लोग इतना अफोर्ड कर रहे हैं, या फिर मान लो इतना कमा रहे हैं, या फिर उनके पास एक्सेस है, उनके पास हॉस्पिटल्स का, मेडिसिन का, जिससे कि अगर वो बीमार होते हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट करा देते हैं, है ना। तो वहाँ पे लोग इतना जी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन पीछे है, कंट्री A। अगेन एजुकेशन, तो कंट्री A है, वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, वहाँ पे बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। हम जब पढ़े लिखेंगे नहीं तो आगे जाके कमाएंगे खाएंगे क्या, है ना। कंट्री B का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत आगे है, तो इसलिए उस देश में जो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, आर्मी और A to Z जो भी चीज़ें, मतलब सारे प्रोफेशन में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो देश आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी जो कंट्री A है वो पीछे है। थर्ड है इनकम। अब एक बात बताओ, अगर हर कोई अफोर्ड कर सकता कंट्री में एजुकेशन, तो वो एजुकेशन ले ना लेते, लिटरेसी रेट बढ़ नहीं जाता। लिटरेसी रेट बढ़ जाता, डॉक्टर वॉक्टर भी लोग काफ़ी बन जाते, और फिर बीमारी होने पे वो अपने इलाज भी करा लेते और 10 साल फालतू जी लेते। बट यहाँ पे भी जो कंट्री A है वो पीछे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनकम कम है, एजुकेशन नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है, लोग बहुत ही 40 साल तक ही मतलब जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं जी रहे। तो फिर इन्हीं 3 चीज़ों को मेजर करके हम बताते हैं कि जो एक कंट्री है वो मतलब किस रैंक पे है। प्रॉपर रैंकिंग होती है ना, कि ये जो देश है ये बढ़िया चल रहा है, आगे चल रहा है, ये जो देश है वो पीछे चल रहा है। ठीक है,
अब जल्दी से हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो HDI बेसिक्स में फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट मेजर्स हाउ लॉन्ग पीपल लिव इंडिकेटिंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड है एजुकेशन, यानी कि इट लुक्स एट लिटरेसी रेट्स एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टू शो हाउ एजुकेटेड द पॉपुलेशन इज। थर्ड है इनकम, इट मीन्स focuses on per capita income to see how well off people are financially। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी जो हमने देखा वो उसकी रियलिटी देखते हैं हेल्थ में। तो यहाँ पे कह रहे हैं सोशल मूवमेंट्स फॉर बेटर हेल्थ केयर हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज इन सम एरियाज, यानी कि जब सोशल मूवमेंट्स हुए कुछ एरियाज में तो वहाँ पे जो हेल्थ केयर आपकी सर्विसेज थी वो इम्प्रूव हुई। ठीक है, अब चैलेंज यहाँ पे क्या आया, डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट के बावजूद अभी भी बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है हेल्थ केयर के मामले में। अगर मैं बात करूँ सिटीज़ में आपको इजीली डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह हर चीज़ मिल जाती है, बट रूरल एरिया में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपने सुना भी होगा, अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हो या फिर आपके कोई रिलेटिव गाँव में रहते हैं तो वहाँ पर अगर किसी को कोई छोटी सी भी चीज़ हो जाती है ना, तो वो क्या बोलते हैं कि हम रात ही, मान लो अगर जैसे मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो दिल्ली के आसपास जैसे मेरा गांव है, तो वहाँ पे क्या होगा कि रात को ही दिल्ली लेके गए, गाजियाबाद लेके गए, है ना, दिल्ली एनसीआर लेके गए। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में अभी भी इतने बड़े लेवल पे आपको हॉस्पिटल्स या बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स या हर चीज़ का इलाज वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गैप तो देखो है। ठीक है, साथ ही साथ डॉक्टर्स, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं नहीं पूरी देखने को मिलती हैं हमें रूरल एरिया में, तो यहाँ पे तो गैप है। ठीक है, दूसरा है रियलिटी इन एजुकेशन, यानी कि movements like those for right to education have led to free and compulsory schooling for children up to 14 years। यानी कि सोशल मूवमेंट्स हुए, उनका रिजल्ट ये हुआ कि राइट टू एजुकेशन आया, और उसमें क्या हुआ, जो 14 साल तक की जो आपकी पढ़ाई है वो कंपलसरी है और वो फ्री भी है। लेकिन चैलेंज क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स आपको अगर देखो अभी मैं अगर बताऊं तो 8.5 साल से लगभग, है ना, लगभग 8.5 साल से जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती भी नहीं निकली है ना। प्रोफेसर्स का भी कुछ अच्छा हाल नहीं है अभी। तो ये वही कह रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स रिमेन्स लो। क्वालिटी नहीं है अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में। आपने फ्री एजुकेशन कर दी, ठीक है, आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, विच इज़ गुड, बट जब आप उनको कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा है इस लॉ का भी। टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लर्निंग मटेरियल नहीं है ना। नेक्स्ट है रियलिटी इन इनकम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। Social movements, especially those for farmer and workers, right, have fought for better wages, fair prices, labor protection। में देखा जो कि जो सोशल मूवमेंट्स हुए स्पेशली फार्मर्स और वर्कर्स के द्वारा, उन्होंने बेटर वेजेस, फेयर प्राइस और लेबर प्रोटेक्शन की बात करी है। ठीक है, ओके, तो ये इतना ही था। नेक्स्ट है कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी। Social movements have made efforts to reduce caste-based and gender-based inequalities, pushing for equal rights, reservations, and laws to protect marginalized group, but caste discrimination and gender inequality still exist। ये कह रहे हैं कि देखो अभी हमने शुरू में बात करी थी कि जो कास्ट इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करी थी, जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के बाद बहुत सारे लोगों ने करी थी, बट अगर हम बात करें तो क्या वो चीज़ें ख़त्म हो गई? पूरी तरीके से नहीं हुई, है ना। नेक्स्ट है अर्बन एंड रूरल डिवाइड, यानी कि सिटीज़ के पास अभी भी बेटर आप कह दो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ है, सब है, बट रूरल एरिया की बात करें तो वो अभी भी पीछे है। क्यों? गांव से जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में, मतलब रूरल एरिया से जो लोग हैं बेसिकली वो अर्बन एरिया में क्यों माइग्रेट करते हैं? जो स्टडीज़ के लिए करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, या आप देखो ना बहुत सारे लोग जो सिर्फ बीमार हैं वो अपना इलाज कराने के लिए शहरों में आते हैं, फिर यहाँ पे वो लोग रूम ले लेते हैं, फिर वो यहीं पे रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, जो शहर है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, और फिर क्या होता है कि फिर कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी आने लगती है ना, क्योंकि शहरों में तो हर चीज़ महंगी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है अर्बन और रूरल डिवाइड में। सिटीज़ में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट रूरल एरिया में अभी भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट है रीजनल डिस्पैरिटीज। सम स्टेट्स इन इंडिया लाइक केरल हैव हाई HDI scores due to better education, healthcare and income distribution। वहीं पर अगर हम बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश की, तो अगर हम HDI स्कोर में बात करें तो वो बहुत पीछे आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, तो फिर वो केरल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. राइट अ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल्स मूवमेंट एंड सोशल चेंज. अब हम बात करते हैं लोगों ने जो मूवमेंट्स किए और क्या क्या सोशल चेंज हुए, ये किस सोशल चेंज के लिए, समाज में किस बदलाव के लिए उन्होंने मूवमेंट्स किए, इनके बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि जो रिलेशन है पीपल्स मूवमेंट और सोशल चेंज में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट है. वो क्यों है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आज के टाइम पे आप देखते हो ना SC ST के लिए रिजर्वेशंस हैं या कुछ अलग से कोटा है किसी के लिए, है ना, या फिर विमेंस के लिए सीट जो है वो रिजर्व है, या अगर आप देखो तो स्कूल में भी जो 12th तक की एजुकेशन है वो माइनॉरिटीज़ के लिए फ्री है, EWS वालों के लिए भी. बहुत सारी जो चीज़ें अगर आज के टाइम पे आपको देखने को मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपको पहले हिस्ट्री में जाके देखो उनको बहुत ही स्ट्रगल के बाद हासिल किया गया है, बहुत एफर्ट्स लगाए गए हैं, बहुत मूवमेंट्स हुए हैं, बहुत मास स्ट्रगल हुआ है. राइट. ये कह रहे हैं दैट पीपल्स मूवमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय कॉमन सिटीजन. कॉमन सिटीजन्स के द्वारा, जो कॉमन जो हम लोग हैं, हम जो नागरिक हैं, सभी ने एफर्ट्स लगाए, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स लगाए, इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई. किसके लिए? जस्टिस के लिए, राइट्स के लिए और रिफॉर्म्स के लिए. राइट. और ये आवाज़ क्यों उठी? क्योंकि देखो मूवमेंट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप गवर्नमेंट के किसी लॉस या किसी पॉलिसी से डिससेटिस्फाई होते हैं. और ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो XYZ, कि वो कोई लॉ या पॉलिसी लाए और उससे सब खुश हो. ऐसा तो नहीं हो सकता. कोई ना कोई सेक्शन हमारी सोसाइटी का ऐसा होगा ही होगा जो उससे नाखुश होगा. राइट. तो जब ये डिससेटिस्फैक्शन होता है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, सोशल इनइक्वालिटीज को लेकर, तब जो मूवमेंट्स लोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट्स फॉर women's right, land reforms और environmental protection have led to changes in laws and policies. तो क्योंकि women's right हुए, women's right को लेके मूवमेंट हुए, लैंड रिफॉर्म्स को लेके मूवमेंट हुए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके मूवमेंट हुए, तो आज के टाइम पे हमें कुछ स्पेशल लॉज, पॉलिसीज, एक्ट्स, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि पास्ट में मूवमेंट्स हुए थे, इनके लिए आवाज़ उठाई गई थी. Through protest campaign and collective action, people movement bring attention to social issue, creating pressure for change. यानी कि ये कह रहे हैं जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं इसमें जो लोग ऐसे कलेक्टिव एफर्ट्स जो डालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, कलेक्टिव एक्शंस लेते हैं, इससे क्या होता है, जो भी एक पर्टिकुलर इशू है सब वो हाईलाइट हो जाता है, सबकी नज़रों में आ जाता है, और फिर सरकार के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि अब तो इस चीज़ के ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, है ना. सो ओवर टाइम दीज मूवमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रेटर सोशल इक्वालिटी, जस्टिस एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी. ऑल राइट. नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी. बात यहाँ करते हैं लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी के ऊपर. हमें पता है कि लिबरलाइजेशन इंडिया में कब हुआ था? 1991 में. लिबरलाइजेशन जो वर्ड है ये एक लिबर वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फ्री, है ना. तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया था, अपनी मार्केट्स ओपन कर दी थी, पूरा LPG भी आया था, है ना, हम वो पहले पढ़ चुके हैं. सो लिबरलाइजेशन इन इंडिया विच बिगिन इन 1991 ब्रॉट मेजर चेंजेस टू सोसाइटी. अब सोसाइटी में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए? पहला कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी हमने इसको ओपन कर दिया, हमारी मार्केट्स को ओपन कर दिया. सेकेंड, एक रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें देखने को मिली थी. थर्ड, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने अट्रैक्ट किया था, और ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट का हमें एक्सेस मिला था. तो ये तो कितनी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं. बट क्या सभी को इनसे फ़ायदा हुआ था? जी नहीं, हर किसी को नहीं हुआ था. जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे, या फिर जो बिजनेसमैन थे, उनको फ़ायदा हुआ था, बाकी लोगों को नहीं हुआ था, है ना. ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आज सरकार गाड़ियों को लेके कुछ लेके आ रही है, पेट्रोल को लेके कुछ आ रही है, तो उनसे फ़ायदा या फ़र्क सिर्फ उन्हीं को पड़ेगा जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास गाड़ी है. रिक्शा पुलर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. राइट. सो दीज ऑल्सो क्रिएटेड इनकम गैप एज सम बेनिफिटेड मोर देन अदर. ठीक है. सोशल मूवमेंट्स एमर्ज इन रिस्पॉन्स टू दिस चेंजेस. लेबर मूवमेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट जॉब सिक्योरिटी. अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे MNCs वगैरह भी आनी शुरू होने वाली थी. राइट. और कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ गया था कि अब जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे, नेशनल लेवल पे नहीं. तो यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स होते हैं, स्पेशली जो लेबर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमारी जॉब जो है वो खतरे में, तो फिर आप हमें जॉब सिक्योरिटी दीजिए. ठीक है. जो फार्मर्स हैं वो भी, जो भी सरकार की पॉलिसीज़ आ रही थी जो बिग कॉरपोरेशन के फेवर में थी, उन सबके खिलाफ अपोज करते हैं. तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन ने अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया है, तो उसने कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी भी क्रिएट करी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर्स. ओके.
नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन द चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू कास्ट। कास्ट को लेके यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट डिक्लाइन ऑफ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस। देखो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली जो मान लो नाई का बेटा नाई बनेगा, धोबी का बेटा धोबी बनेगा, है ना, और मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा, ऐसा सब चलता था। तो फिर इस चीज़ को ख़त्म किया गया कि अब जिसको जो बनना है वो बनो। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनेगा या मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं ट्रेडिशनली पीपल फॉलोड ऑक्यूपेशंस बेस्ड ऑन देयर कास्ट। टुडे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अलाउ इंडिविजुअल्स टू चूज डिफरेंट करियर्स एंड रिड्यूसिंग द लिंक बिटवीन कास्ट एंड वर्क। ऑलराइट। बी है रिजर्वेशन पॉलिसीज, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर रिजर्वेशन कोटास देने शुरू कर दिए। कहाँ पे? एजुकेशन में, जॉब में और पॉलिटिक्स के अंदर, जिससे कि जो एससीज हैं, जो एसटीज हैं, जो ओबीसीज हैं, जो कि कहीं ना कहीं पीछे हैं, उनको सबके बराबर पे लाया जाए, या फिर उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर वो भी जो लॉ पॉलिसीज बन रही है उनमें इन्वॉल्व हो, कोई वंचित ना रह जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एक्सिस्ट। आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शंस के बावजूद जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनटचेबिलिटी है, वो आज भी कहीं ना कहीं देखो एग्जिस्ट करती है रूरल एरियाज में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने आसपास के एरिया में ये नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो आप बताना, ठीक है, कि आप कौन सी जगह से हो और कहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। क्योंकि मैंने देखा है कि आज के टाइम पे अगर हम कास्ट बेस्ड, मैं क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा है, बट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी मेरे आसपास तो मतलब ऐसा नहीं देखने को मिलता। मेरे को लोगों में काफ़ी अलग अलग रिलीजन के और कास्ट के लोग आसपास रहते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेके तो। ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट इन पॉलिटिक्स। वो हमने अभी पढ़ लिया कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो कोटाज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें लोगों को दी गई है ना, कोटा दिए गए और रिजर्वेशन मतलब एक ही बात है। ठीक है। अगला है कास्ट इन एजुकेशन। अच्छा एक सेकेंड, कास्ट इन पॉलिटिक्स पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर हम जानते हैं बीएसपी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी है ना, जो कि आपकी जो दलित्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली ये पार्टी बनी थी। पूरी इंडिया के दलित्स को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे आपने देखा कि पॉलिटिक्स के अंदर अब जो जाति थी उनकी एंट्री हो गई थी। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं ओबीसीज को लेके अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी की, या फिर आपकी एक और पार्टी है शायद आरजेडी, अभी मेरे को ऐसे नाम नहीं याद आ रहा है ना, तो ऐसे, और या फिर और भी अलग अलग पार्टीज़ हैं जो कि अपनी अपनी जो कास्ट है उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो कास्ट भी पॉलिटिक्स में बढ़िया आ गई थी। और ऐसे ही होता है कि जिस जगह में जहाँ पे जिनकी मेजॉरिटी होती है ना, जिस भी कास्ट की, वहाँ से उसी लीडर को खड़ा किया जाता है। मान लो हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में जो लीडर है उसको मान लो कि हम जाट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो जाटों की है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर कास्ट को कैसे देखेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम मोर इंक्लूसिव एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कास्ट नाउ हैव एक्सेस टू एजुकेशन हेल्पिंग टू रिड्यूस कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज ओवर टाइम। देखो अगर आपको याद हो तो आपने 7th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की सिविक्स जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो उसमें फर्स्ट ही चैप्टर है, आई गेस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, हाँ फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमने देखा था कि मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, एक शायद रिफॉर्मर रहे हैं वो दलित कास्ट से थे और उनको बहुत ज़्यादा ना ऐसे एक्सप्लॉइट किया गया था उनके स्कूल में। बाकी सब बच्चे पढ़ रहे थे और उनसे पूरे ग्राउंड में झाड़ू वाड़ू लगवाई जा रही थी। ओम प्रकाश नाम है उनका, है ना, ओम प्रकाश नाम है। तो उनसे झाड़ू लगवाई जा रही थी, उनके फादर ने देख लिया एक बार तो उनका स्कूल छुड़वा दिया। तो ये सारी चीज़ें, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब आपसे क्लास में बैठ के कोई नहीं पूछेगा कि आप दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कौन हो, आपसे कोई नहीं पूछेगा, है ना। अगला है अर्बनाइजेशन एंड इंटरकास्ट मैरिज। देखो अभी भी कम हो गई है इंटरकास्ट मैरिज, बट हो अभी भी रही है ना। ऑल्दो स्टिल लेस कॉमन, द नंबर ऑफ इंटरकास्ट मैरिज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग चैलेंजिंग ट्रेडिशनल कास्ट बाउंड्री। यानी कि अभी भी हो रही है, बीच में काफ़ी तेज बढ़ गया था इंटरकास्ट मैरिज का, काफ़ी कम्युनिटीज़ ने इस इशू को उठाया था। अभी भी हो रही है बट शायद अब कम हो रही है या फिर अब लाइमलाइट में नहीं है ना। तो ये भी हमें देखने को मिलती है कि लोगों ने अपनी जो कास्ट की बाउंड्रीज हैं उनको लांघ दिया, तोड़ दिया और वो अब इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू जेंडर। अभी हम कास्ट के रिलेटेड पढ़ते हुए आए हैं, अब हम जेंडर से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट है इंक्रीज्ड एजुकेशन फॉर वेमेन, यानी वेमेन्स को अब एक्सेस होगा उनके पास बेसिकली कि अब वो भी स्कूल और कॉलेजेस अटेंड करेंगे। ठीक है, जिससे कि उनको और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, किसके लिए? करियर ऑप्शन के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट है workforce participation. Okay, next workforce participation. So women are now entering a variety of professions including engineering, business, law and politics. दो चैलेंज स्टिल एग्जिस्ट. देखो आज के टाइम पे आप देखो तो विमेंस हर जगह खुद को प्रेजेंट कर रही हैं. पायलट हो गई, IPS हो गई, IAS हो गई, IFS हो गई, टीचर हो गई, डॉक्टर हो गई, पुलिस में हो गए, है ना. या बिजनेस विमेंस भी हैं, ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप में भी विमेंस जो हैं उनका जो योगदान है वो दिखने को मिलता है, राइट. तो वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस में आज के टाइम पे लॉ में, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, पॉलिटिक्स में जो विमेंस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. अगला है लीगल प्रोटेक्शन. सो काफ़ी सारे लॉज बनाए गए डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ठीक है. नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन. अच्छा, ये हमने अभी पढ़ा है. अगला है सोशल मूवमेंट. सो देखो एक टाइम पे ना, अभी बहुत टाइम हो गया, मतलब #MeToo चला था. ये बेसिकली हाईलाइट करने के लिए था कि भाई जो भी ऐसा वायलेंस फेस कर रहा है, जिसके साथ भी हैरेसमेंट हो रहा है और वो समाज में बदलाव चाहता है, तो वो अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है #MeToo करके. बहुत सारे आई गेस ये जो आपके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो मतलब नॉर्मल पीपल कम ही थे, इन लोगों ने ज़्यादा हैशटैग्स वगैरह किए थे, है ना. और इसीलिए शायद ये बहुत ज़्यादा नहीं चला था. एक बार उठा इसका मुद्दा और बैठ गया, क्योंकि कॉमन सिटीजन्स ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना. नेक्स्ट है चेंजिंग एटीट्यूड्स. तो देखो धीरे धीरे जो एटीट्यूड है विमेंस राइट को लेके, मैरिज एज को लेके, करियर चॉइस को लेके, वो डेफिनेटली इवॉल्व हो रहा है. और मैं तो ये मानती हूँ कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है. बहुत ही ऐसे कम परसेंटेज में फैमिलीज आती हैं जहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी भी चीज़ से. वरना सब जॉब कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, बाहर कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, यहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, है ना. बट देखो एक्सेप्शन तो हर जगह ही है ना. नेक्स्ट है LGBTQ+ रिकॉग्निशन. यानी कि इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो जिसे हम कह सकते हो कि एक डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटी है, तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया, स्पेशली जब डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया ऑफ सेक्शन 377 इन 2018 कि वही कोई क्रिमिनल नहीं है ऐसा. तो ये चीज़ भी फेयर उठी. अगला है चैलेंजेस रिमेन. तो डिस्पाइट प्रोग्रेस, देखो प्रोग्रेस हो रही है डेफिनेटली, बट इसके बावजूद भी डाउरी को लेके देखें, फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेके देखें, या फिर अनइक्वल पे को देखें, तो चीज़ें अभी भी समाज में हो रही हैं. और मेरे को ऐसा लगता है कि आप कितने भी सोशल मूवमेंट्स कर लो, कितना भी आवाज़ उठा लो, बट पूरी तरीके से तो आप किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते. बहुत सालों लग जाते हैं किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, है ना. भले वो किसी प्रकार की इनइक्वालिटी हो या फिर कुछ भी हो, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है. और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो फिर आप कमेंट तो करोगे, उसके साथ साथ ही हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो, या फिर हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर ली है, आप भी कर सकते हो, ठीक है. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बी स्टडी और टेक.